जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोजी के परीक्षा तिथि 2 फरवरी 2023 का प्रश्न पत्र, जो सीटेट का परीक्षा 2022 का पेपर है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक परीक्षा तिथि 2 फरवरी 2023 का सैंपल पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एमपी टेट के भी पेपर का जो प्रारूप आपका रहेगा 10 नवंबर को जो आपका पेपर होने वाला है, उसका भी फॉर्मेट आपका बिल्कुल यही रहेगा। तो अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए 30 क्वेश्चन, जिसमें पेडागोजी के प्लस क्वेश्चन भी है और गणित से संबंधित क्वेश्चंस भी आज आपको मिलने वाले हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम में अगर इन्हें लिखा जाए तो कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। ऑप्शन ए 8.08, ऑप्शन बी 8.808, ऑप्शन सी 8.80, ऑप्शन डी 8.008। तो देख लेते हैं प्रश्न अनुसार दिए गए संख्याओं को अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 0.88, फिर इससे बड़ी संख्या 8.008, फिर 8.08, फिर 8.80, फिर 8.808। तो सबसे क्या पूछा है कि तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 8.08 संख्या तृतीय स्थान पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 16.5 मतलब 16.5 गुणा 3 माइनस 35/5 माइनस 3 गुणा 13.5 का मान है। तो अब इसको मान हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ऑप्शन ए है इसका 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी -2.5, ऑप्शन डी -12.5। तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रैकेट सबसे पहले बॉडमास जो तरीका होता है, बॉडमास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आपको बॉडमास मेथड के द्वारा इसकी तैयारी करना है, इसको सॉल्व करना है। बॉड मतलब ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है कोष्ठक, ओ से ऑफ लगाया जाता है, डी से डिवीज़न, फिर भाग करेंगे आप, एम से मल्टीप्लाइकेशन, फिर गुणा पर आएंगे, फिर एस से एडिशन करेंगे मतलब योग करेंगे, एस से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखते हैं बॉडमास मेथड के अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 16.5 आपका ऐसे ही रखा है इंटू 3 माइनस, फिर उसके बाद आप करेंगे डिवीज़न, भाग देंगे, 5 का भाग देंगे आप 35 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 3 माइनस 7 आ गए, फिर -3 ऐसे ही रखें गुणा 13.5। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन, 16.5 का गुणा 3 में कर देंगे। तो 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19 के 9, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 49.5 आएगा, -7 माइनस, अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 13.5 का 3 से, तो 40.5 आ जाएगा। इसके बाद कौन सी कंडीशन बनेगी, एडिशन की। अब इसमें एडिशन तो अभी है नहीं, तो अब कौन सा बनेगा, सब्ट्रैक्शन, मतलब इसको इसमें से अब आप घटा देंगे, पहले आप इसको जोड़ देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एडिशन भी होगा। माइनस का 7 है और माइनस के 40.5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी काय में संख्या आएगी, माइनस में आएगी। तो 47.5 हो जाएगा, मतलब 47.5। तो एडिशन हो गया। अब बचा आपका सब्ट्रैक्शन, बॉडमास मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 49.5 माइनस 47.5। तो इसमें से कितना बचेगा, 49 में से जब 47 माइनस होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, 5 में से 5 जाएगा, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप मेथड बॉडमास मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको इसे सॉल्व करना है, ये हमें पता होना चाहिए। बॉडमास का जो सूत्र है इसमें आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवीज़न मतलब भाग करना है, फिर मल्टीप्लाइकेशन गुणा करना है, फिर एडिशन करना है और सबसे लास्ट में आपको घटाव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/5 + 3/4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 6/5 के, 22/20 के, 1 सही 3/20 के या 5/9 के। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। 5 और 4 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखते हैं इसको सॉल्यूशन।
देखो मैंने भी बताया एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 5 चुके 20। अब ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन मतलब त्रियक गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस बीच में आ जाएगा, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 दिया 15। नीचे दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाइकेशन किया या एलसीएम लिया तो कितना आया, 20 आया। 15 और 8 को आप जोड़ देंगे तो 23 हो गए। 23 बटे में कितने आए, 20 आए। 20 का भाग आप 23 में देंगे तो एक बार जाएगा, 20 से कम 20, तो कितने शेषफल बचेंगे आपके पास, 3 शेषफल बचेंगे और एक आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। और नीचे जो 20 है वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 1 सही 3 बटे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,09,031 में 25,09,031 में 5 के स्थानीय मान तथा 37,089 में 3 के अंकित मान में अंतर है। तो अंकित मान और स्थानीय मान हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 4,997, 49,997 या 47,000 या फिर 4,99,997। तो देखते हैं इन दोनों के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। देखते हैं स्थानीय मान पहले समझ लें, स्थानीय मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, समझ लीजिए इसे। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वे संख्या किस स्थान पर रखी है। इकाई के स्थान पर है, दहाई के पे है, सैकड़ा पर है, हजार पर है, लाख पर है या 10 लाख पर है या आगे और किसी स्थान पर है। तो स्थान स्थिति के अनुसार अंक का स्थानीय मान बदलता रहता है। और जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस अंक का वास्तविक मान ही जातीय मान कहलाता है, अंकित मान कहलाता है, मतलब सौन संख्या वो खुद। तो प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो 2,59,031 में देखते हैं 2,59,031 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 गुणा 10,000 50,000 के स्थान पर है। और 37,089 में 3 का अंकित मान बराबर 3 ही है। तो 50,000 में से आप कितने माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 49,997 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है, मतलब 1/5 में भाग पर है। एक बाग में आम के वृक्ष कितने हैं कि सभी वृक्षों की जितनी संख्या है उसमें से 1/5 भाग पर आम के वृक्ष लगे हैं। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। अशोक का वृक्ष होता है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं, 8 हैं, 10 हैं, 6 हैं या 20 हैं। तो देखते हैं, माना सभी वृक्षों की संख्या बराबर x, क्योंकि अभी हमारे पास वृक्षों की संख्या नहीं है तो हमने x मान लिया। आम के वृक्षों की संख्या बराबर x गुणा 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि 1/5 भाग पर आम के वृक्ष हैं, बराबर x/5 लिख लिया। अब देखते हैं अशोक के वृक्षों की संख्या। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, x 1 जा x हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, x बटे में 2। देखते हैं आगे, शेष वृक्षों की संख्या x - 2 क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि यदि आधे वृक्ष अशोक के हैं तो शेष नीम के वृक्ष हैं। तो यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के वृक्ष कितने होंगे। तो यहाँ पर x + 2 मतलब आधे लिखें, x + 2 का मतलब है कि x का आधा। शेष वृक्षों की संख्या x - 1/5 प्लस x बटे 2 मतलब आधे वृक्ष किसके हैं, उसके आम के, मतलब आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो अशोक के वृक्षों की संख्या कितनी लिखी हमने, x बटे में 2, इसलिए x बटे 2 आया है। x माइनस, अब इसका त्रियक गुणा करेंगे, 2 का गुणा x से किया 2x प्लस 5 का गुणा x से किया तो 5x बटे में नीचे दोनों का गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गए। x माइनस ऐसा ही रखा रहेगा, 5 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 7x बटे में आ जाएगा नीचे 10, 7x बटे में 10। अब देखते हैं 3x बटे में 10 कैसे आया। तो देखो इसको सरल करके देखते हैं, x के बटे में हम 1 ले लेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, 10 एक स्टेप इसमें दी नहीं है, x बटे में हमने 1 मान लिया तो x 10x से कम 10x हो जाएगा ऊपर, और नीचे 7x से कम 7x, तो 10x में से जब 7x घटेंगे तो कितने बचेंगे, 3x बचेंगे और नीचे 10 रखा ही है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 8। देखते हैं 8 आगे और देख लेते हैं सरल कर।
देखिए प्रश्नानुसार शेष वृक्ष नीम के हैं और नीम को वृक्षों की संख्या है 12 जो क्वेश्चन में दी है। 3x बटे में 10 बराबर कितना हो गया 12, क्योंकि 3x उसका मान आ गया था हमारे पास। x बराबर 12 गुणित 10 बटे में 3 आ जाएगा। तो x बराबर कितने 40 कैसे आया, 3 से 12 कट गए कितनी बार 4 बार, 3 चुके 12, 4 का गुणा हमने 10 में किया 10 चुके 40, तो x बराबर हो गए 40। तो कुल वृक्षों की संख्या है 40। तो आम के वृक्षों की संख्या x बटे 5 थी, तो 40 बटे 5 मतलब 5 अट्ठे 40, तो आम के वृक्ष हो गए 8। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्रांड A, B तथा C के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्याएं क्या होंगी। A बराबर 12, B बराबर 10, C बराबर 5, A बराबर 10, B बराबर 5, C बराबर 12, A बराबर 10, B बराबर 12, C बराबर 5, या फिर A बराबर 5, B बराबर 12, C बराबर 10। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। तो देखिए प्रत्येक ब्रांड के पैकेटों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5, 6 और 12 का LCM ज्ञात करना होगा। तो 5, 6, 12 का जब LCM लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो आएगा 60। तो A ब्रांड के पैकेटों की संख्या 60 बटे में कितनी हो गई 5 हो गई। क्यों हो गई 5, क्योंकि A का मान हमने कितना मान लिया 5 मान लिया, तो 60 बटे में 5 हो गई। तो 5, 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो 12 बार कट गया 5 से 60। ब्रांड B के पैकेटों की संख्या 60 बटे में 6 हो गई, तो 6 धाम 60 हो गए। अब C के पैकेटों की संख्या 60 बटे में 12 हो गई, तो 12 पंजे 60 हो गए। अतः खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, A बराबर 12, B बराबर 10 और C बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे। क्वेश्चन समझिए 20 दिनों में मिनटों की संख्या पूछी है कि 20 दिन में कितने मिनट हैं, तो निम्न में से किसके सेकंडों के बराबर है देख लेते हैं। एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी होती है 24 गुणा 60 मतलब 1440। पिछले भी वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था। 20 दिन में मिनटों की संख्या तो 1440 गुणा 20 तो 28,800। प्रश्नानुसार देखा जाए तो एक घंटे में सेकंड की संख्या 60 गुणा 60 3600 होगी, 3600 सेकंड होंगे। एक घंटे में सेकंड की संख्या 8 घंटे में सेकंड की संख्या तो 3600 गुणा 8 हो जाएगा, तो 28,800 होगा। अतः स्पष्ट है कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या 8 घंटों के सेकंडों के संख्या के बराबर होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा, 200, 225, 250 या 150। तो देखते हैं बादाम कितने थे 5.1 किलोग्राम, किशमिश 1900 ग्राम, काजू 2.6 किलोग्राम। तो टोटल मिश्रण इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया 9.6 किलोग्राम। ये भी हमें करना आना चाहिए कि 1900 ग्राम को जब केजी में बदलते हैं तो 1.9 केजी, 1900 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे मतलब ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1.9 हो जाएगा। किसका 1900 का, 2 जीरो हट जाएंगे ऊपर से, ठीक है, और ऊपर दशमलव लग जाएगी। तो इन सबको जब हमने जोड़ा तो दशमलव का दशमलव नीचे ही रहेगा और संख्याओं को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 किलोग्राम। तो 1 दर्जन बराबर 12 पैकेट होते हैं, तो 4 दर्जन बराबर कितने होंगे 12 चुके 48 पैकेट होंगे। प्रश्नानुसार देखें तो 48 पैकेटों में 9.6 किलोग्राम मिश्रण को भरा जाना है। तो प्रत्येक पैकेट का भार 9600 मतलब 9600 बटे में, क्योंकि जब इसकी दशमलव हटी तो 2 जीरो बढ़ गए, 9.600 और 9600 ये ऊपर दिया था हमें, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये इसका जो सॉल्यूशन आएगा 9600 बटे में 48। तो इसका जब इसको हम भाग देंगे 48 का 9600 में तो 200 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है, जिसकी धारिता कितनी है 16 लीटर है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी, 320 ml होगी,
400 ml होगी, 40 ml होगी या फिर 4000 ml होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 16 लीटर बराबर 16000 मिलीलीटर होगा। देखिए बाल्टी जिसकी धारिता कितनी है 16000 मतलब मीटर स्क्वायर है, लंबाई है जो इसकी, मग जो है आपका XML है, माना है हमने XML मग की धारिता पूछिए, 40 बार उसको भरा जाना है, मतलब 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में परिवर्तित स्थानांतरित किया गया है। मग की धारिता 40 गुणा x मान लिया हमने बराबर 16000। अब x बराबर 16000 बटे में 40 आ जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 का भाग गया आपका 1600 में, तो कितना आया 4 चुके 16, 400 मिलीलीटर, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तार की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणित भुजा बराबर 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर लंबी तार दिया गया है, तो भुजा बराबर 120 का गुणा आप कर देंगे 3 में, सॉरी गुणा नहीं करेंगे, 120 बटे में 3 हो जाएगा। तो 3 से आप जब इसको काटेंगे तो 3 चुके 12 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर इसका माप आ जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी वर्ग आयत हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जो एग्जाम में, सभी वर्ग आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, या सभी आयत वर्ग हैं, या सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं। तो अब आपको क्या देखना है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है, मतलब ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि स्क्वायर, सभी वर्ग जो हैं वो आयत हैं। वर्ग आयत, सभी वर्ग क्या हो जाएंगे? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए सभी आयत जो हैं वो वर्ग हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत है। तो अतः विकल्प जो ए है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी वर्ग आयत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 300, 330, 360 या 270। ये P2 है क्वेश्चन। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 3 गुणा समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण प्लस 1/3, तो 1/3 गुणा 90 डिग्री। तो क्या करेंगे आप? 9 3 27, इनका गुणा कर देंगे तो 270 डिग्री, प्लस 3 से 90 कट जाएंगे 30 बार, तो प्लस 30 डिग्री बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 300 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। जो संख्या लुप्त है, खाली है, उसकी पहचान कीजिए। 2, 4, 12, 48, 240 ब्लैंक, 960, 1200, 1440 या फिर 1480। तो पैटर्न आपको देखना है। दी गई श्रृंखला निम्नवत है। क्या हो रहा है इसमें? आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक वाले क्वेश्चन से 2 का 2 से गुणा हुआ तो 4 आए, फिर 4 का 3 से गुणा हुआ तो 12 आए, 12 का 4 से गुणा हुआ तो 48 आए, 48 का 5 से गुणा हुआ तो 240 आए। अब 240 का आप 6 से गुणा करेंगे, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, ये श्रृंखला चली आ रही है मल्टीप्लाई करने पर। तो 240 का जब आप 6 से गुणा करेंगे तो 24 छक्के कितने होते हैं? 144, तो 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई रुपए में नीचे दी गई है। 18 जो श्रमिक हैं उनकी सप्ताह में इतनी कमाई होती है वो नीचे दी गई है, ये आप देख सकते हैं। 3720, 2740, 3640, ये सब उनकी साप्ताहिक कमाई, मतलब एक सप्ताह में 18 श्रमिक इतना कमाते हैं। तो कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 रुपये और 3750 के बीच में 6, 7, 8 या फिर 9 की। तो 8 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3720 मतलब ये है, तो कितने 3500 और 3750 के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आपको काउंट करके देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। एक विशेष दिन मतलब किसी खास दिन पर बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। आइटम है और सेल्स मतलब बिक्री। बिस्किट्स उसके 1800 रुपये की बिक्री हुई, केक और पेस्ट्री की हुई 8000 रुपये की, ब्रेड बिके उसके कितने 2600 रुपये के, और ढोकला जो है वो 900 रुपये का। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी हुई, मतलब बिस्किट बिके कितने 1800 और ढोकला बिका 900 का। बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है, मतलब बिस्कुट और ढोकला की जो कुल बिक्री है
बिस्किट की बिक्री कितनी 1800 और 900 किसकी है ढोकला की, तो इसकी कुल बिक्री से 100 कम है। या फिर ये कहें कि केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है, या फिर बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकल्पों की जांच करने पर ढोकला की बिक्री बराबर बिस्कुट की बिक्री बटे में 2। ढोकला की बिक्री कितनी है 900, बिस्किट की बिक्री हुई 1800, तो बटे में 2 कर देंगे। तो आप क्या हो जाएगा 2 से 1800 900 बार कट जाएंगे, तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ए विकल्प सही है। तो बी को देखा जाए तो ब्रेड की बिक्री बराबर बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री माइनस 100 हो जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करने की, एकाएकी संगति है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, पदानुक्रमिक समावेशन है, या फिर सब्स्टिट्यूशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकाएकी संगति है। मतलब एकाएकी संगति का अर्थ है अग्रवर्ती गणना, हर बार एक और जोड़कर गिनती करना। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को मतलब मैथमेटिक्स कम्युनिकेशंस को बढ़ाने का अर्थ है क्या है? बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, मतलब बच्चे तुरंत उसके लिए तैयार रहें उत्तर देने के लिए। कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, डिबेट करवाना, या फिर ये कहें गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना, या फिर गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविताओं और नाट्य को सम्मिलित करना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारे? विद्यार्थियों द्वारा की गई 1/4 + 1/4 बराबर 2/8। तो देखिए उपर्युक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर ये कहें अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर या फिर टेस्ट देकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके कि विद्यार्थियों द्वारा भिन्न 1/4 + 1/4 बराबर 2/8 की संक्रियाओं की त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है कि 1/4 + 1/4 बराबर 2 × 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में से एक बार लेंगे और 2 × 1/4 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 × 1/4। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? वार्षिक परीक्षा की कम है, या फिर कहें गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति है, या रचनात्मक आकलन है? तो विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना कम हो सकती? तो वो है ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक आकलन, उसमें ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? गणित के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए कौन सा कथन असंगत है? देखते हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है, या फिर लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्य जो होते हैं वो अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक होता है। लक्ष्य कुछ समय के लिए रहता है जिसकी पूर्ति जब हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन उद्देश्य जो होता है वो दीर्घकालिक होता है, उसे हम लंबे समय तक लेकर चलते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना प्राथमिक स्तर पर देखा जाए अगर कक्षाई आकलन का करना है हमें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछित उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, मतलब बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम। शिक्षण अधिगम क्रियाकलाओं में सुधार करना या क्रियाकलापों में सुधार करना, क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ जिसे बोलते हैं कि कक्षाई क्रियाकलापों में बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियां अपरिभाषित है? प्राकृत संख्याएं हैं, एक चतुर्भुज के विकर्ण है, रेखा है या बिंदु है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन यहाँ दिए गए, देख लेते हैं और सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए और मतलब बी और डी सही है, ए बी और डी सही है, या ए बी और सी सही है, या बी और सी सही है, या फिर ए सी और डी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए सी और डी ऑप्शन सही है। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली मतलब व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, या फिर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसके। ऑप्शन ए और सी, या ऑप्शन ए बी और डी सही है, या केवल सी सही है, या फिर बी और सी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब ए बी और डी तीनों ही सही है सी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य? कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य? ऑप्शन है यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं, या मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण, या मानक इकाइयों की आवश्यकताओं को समझना, या मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों को उपयोग करने का लाभ समझना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उद्देश्य जो है मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक इकाई देख लेते हैं। किलोग्राम जैसे वजन माप अमानक इकाई है, और मीटर जो है वो दूरी अमानक इकाई है। सो अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते समय, व्रत समझाते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए? व्रत की परिभाषा देना अंतिम चरण पूछा जा रहा है। श्याम पट पर व्रत का आरेखण करना, मतलब व्रत बना देना। बच्चों को व्रताकार वस्तुएं दिखाना, मतलब कोई ऐसा मॉडल वगैरह दिखा देना बच्चों को जो व्रत के आकार का हो, या फिर बच्चों को अपने आसपास की व्रताकार वस्तुओं को पहचानने देना कि बच्चे उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब व्रत की सबसे पहले अंतिम चरण में परिभाषा देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ें हम दिखाते हैं, बच्चों को परिचित करवाते हैं, और अंत में सबसे अंत में उसकी परिभाषा दी जाती है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? दिक् स्थान संबंधी विवेचन मतलब स्पेशियल रीजनिंग होती है, नंबर सेंस, संख्याबोध, विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण, या शेप्स एंड स्पेस मतलब आकृति और दिक् स्थान। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 ग्राम का उपयोग मतलब TLM के रूप में स्थानिक तर्क को विकसित करने के लिए और आकार, आकृति, सर्वांग समता, समानता, क्षेत्रफल, परिमाप और बहुभुजों के गुणों सहित अंशों के विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? अंतर्दर्शी ज्ञान गणित से संबंधित है। अंतर्दर्शी ज्ञान में तात्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, या ऐसा है यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर ही आधारित होता है, मतलब कोई ठोस प्रूफ जिसे हम कहते हैं। अगला है, यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता, या फिर क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन मतलब डिवाइडेशन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेसिलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन होता है, डिवाइडेशन होता है, इकाइयाँ होती है, यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स का बोध, अंडरस्टैंडिंग द यूनिट्स,
संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेसिलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई का मापन, या मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ टू डायमेंशन शेप्स द्विमितीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम आयतन का मापन, या फिर डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है, मतलब जिसकी उपयोगिता सबसे कम है। ऑप्शन है तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, मतलब तेजी से गणना करने के लिए युक्तियां सीखना, टेक्निक सीखना, समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा मतलब विवेचन के कौशलों को विकसित करना, या प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अध्ययन के लक्ष्य के रूप में उपयुक्त सिद्धांत निम्न है। समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक, ये सारे इसमें मतलब एक ऑप्शन नंबर ए जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो दिया है ऊपर, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा की गणितीय पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने का, इबारती मतलब जिसमें इबारत लिखी हो, टेक्स्ट लिखा हो, मतलब ज़्यादा एक तरह से डीपली लाइनें लिखी हो, समझाया गया हो, उसको शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है। प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है, अतः यह बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है, मतलब बच्चे उसको समझेंगे। इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है, या फिर इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। या फिर ये कहें शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियादी रखती है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी के इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ते हैं, सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित होता है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.